नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और इस वक्त की बड़ी खबर। कल दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक, सीएम योगी बैठक में होंगे शामिल। दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। जेपी नड्डा की अगुवाई में होगी बैठक। आज लखनऊ में चुनाव समिति की बैठक, उम्मीदवारों को लेकर बैठक में चर्चा संभव है। और इस वक्त की बड़ी खबर, कल दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक, सीएम योगी बैठक में होंगे शामिल। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे इस बैठक में मौजूद। जेपी नड्डा की अगुवाई में होगी ये अहम बैठक। और आज लखनऊ में भी चुनाव समिति की बैठक, उम्मीदवारों को लेकर बैठक में चर्चा संभव है। कल दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है और जेपी नड्डा की अगुवाई में ये बैठक होगी, जहां सीएम योगी और डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे और उम्मीदवारों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। हमारे संवाददाता पवन गौड़ हमसे जुड़ रहे हैं। पवन, कल दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हो सकती है जिसमें सीएम योगी जो है वो शामिल होंगे और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। जी, क्या जानकारी? केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने अपनी दलीलें रखी। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से जो कोर्ट में दलील रखी गई उसमें यह कहा गया कि जिस तरह मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, बावजूद इसके केंद्र सरकार ने उनके अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जब इस पूरे मामले में जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है, तो आखिर केंद्र सरकार उनके अधिकारियों को दोषी कैसे करार दे सकती है। बहरहाल केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार की इस दलील का विरोध किया और पवन, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी पवन, तो कल दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है और सीएम योगी जो है इस बैठक में शामिल होंगे। जी, आज शाम को पहले बीजेपी लखनऊ मुख्यालय पे एक बैठक है। बीजेपी चुनाव समिति जो यूपी को लेकर जो है उसकी बैठक है। इसमें पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी। उस चर्चा में जो पैनल तैयार होगा, उस पैनल को लेकर जो तमाम बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, चाहे दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा सिंह हैं, संगठन मंत्री सुनील बंसल हैं, ये सब लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ उसकी पूरी बैठक होगी। उस बैठक में जो पैनल तैयार करके उत्तर प्रदेश से लाया जाएगा, उस बैठक में उस पैनल पर चर्चा की जाएगी और चर्चा करके उन नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो ये बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े लोग हैं, चाहे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, संगठन महामंत्री बीएल संतोष हो, ये लोग सब शामिल होंगे। उसके बाद में जब पैनल को अंतिम रूप दिया जाएगा तो उसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो ये जो कोर ग्रुप की बैठक है, उस कोर ग्रुप की बैठक में पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी और उसके बाद में 1 या 2 दिन के बाद में फिर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होगी और उसमें अंतिम मोहर उन उम्मीदवारों पर नाम पर लगाई जाएगी। क्योंकि पहले फेज का जो चुनाव है वो 10 फरवरी को होना है। उसको लेकर 21 जनवरी को नामांकन की आखिरी डेट है और अब से सिर्फ 10 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी जरा भी देर नहीं करना चाहती और पूरी मशक्कत करके, पूरा अपना दिमाग लगा के, पूरे सारी कैलकुलेशंस को देखकर सभी उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में आगे ले जाना चाहती है। जी पवन, धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और न्यूज़ 18 के एजेंडा यूपी के मंच पर सीएम योगी के 80 बनाम 20 वाले पर विपक्षी दलों ने कड़ा ऐतराज जताया है। एसपी एमएलसी उदयवीर सिंह ने इसे संकुचित मानसिकता का नतीजा बताया और कहा कि यह 99% बनाम 1% की लड़ाई है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि ये 80 बनाम 20 नहीं बल्कि 95% बनाम 5% की लड़ाई है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इतनी संकुचित, सीमित और गिरी हुई सोच है
कि वो हिंदुस्तान के 20% लोगों को देश विरोधी मानते हैं, तो उन्हें न हिंदुस्तान की समझ है, न हिंदुस्तान में रहने का हक है। मेरा मानना है कि ये लड़ाई अगर इस आधार पर बांटी जाएगी तो 1/99% की है। 1% लोग अपराधी मानसिकता के होंगे, जिन पर 18 मुकदमे हैं, जो हत्या, बलात्कार, रेपिस्ट। मैं योगी जी के आंकड़े को थोड़ा सही कर दूं, ये 80 बनाम 20 की लड़ाई नहीं है, ये बेसिकली 95 बनाम 5 की लड़ाई है। 95 में इस मुल्क की आवाम है, उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, और 5% में संघ परिवार के गिरोह के बाकी सदस्य हैं। और उत्तर प्रदेश की आवाम इंतजार कर रही थी चुनाव का कि 5% के लोगों का किस तरीके से इलाज किया जाए, वो समय उसको मिल गया है। दरअसल कल न्यूज 18 के मंच एजेंडा उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने कहा था कि देश में 80 और 20 का भाव है और राष्ट्रवाद के पक्षधर लोग बीजेपी के साथ हैं। जी, ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। लड़ाई 80-20 क्यों? 80-20 की ओवैसी कहते हैं 19। मैं क्या कह रहा हूं, 80-20 की, जो राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास का पक्षधर है जी, ऐसे 80% से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर अपना बटन दबाएंगे। और जो लोग राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के विरोधी हैं, माफिया समर्थक हैं, अपराधी समर्थक हैं, पेशेवर दंगाइयों का साथ देते हैं, भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं, भारत विरोधी तत्वों को गले लगाते हैं, किसान विरोधी हैं, गांव विरोधी हैं, बेटियों की सुरक्षा के विरोधी हैं, वह 15 से 20% लोग अपना राह अलग बनाएंगे। और इसलिए 80 बनाम 20 के इस चुनाव में ब्राह्मण ही नेतृत्व देगा, समाज का प्रबुद्ध समाज ही नेतृत्व देगा। ब्राह्मण का मतलब जाति नहीं, प्रबुद्ध समाज से है, और प्रबुद्ध समाज ही नेतृत्व देकर के डबल इंजन की सरकार को फिर से यूपी में लाने का कार्य करेगा। बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है और हिंदू मुस्लिम सबका विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि योगी राज में यूपी की तस्वीर बदली है और काफी काम हुआ है। जब 1.5 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए तो क्या शिल्पा और सुल्ताना दोनों को नहीं मिले? जब 40 लाख से ज्यादा आवास गरीबों के बने तो क्या हिंदू मुसलमान उसमें देखा गया? जब हमने 36,000 करोड़ के लोन किसानों के माफ करवाए, जब हमने 1,51,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान गन्ना किसानों का किया, जब 2.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि मिली, जब आज 10 मेडिकल कॉलेज को बढ़ाकर हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया गया, जब आज 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील किया गया, जब आज एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो क्या इसमें भेदभाव किया जा रहा है कि ये हिंदुओं के लिए है या ये मुसलमानों के लिए है? क्या ये एक समुदाय के लिए है या दूसरे समुदाय के लिए है? योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 4.5-5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की समस्त जनता के लिए उनके समस्याओं को उनकी समस्याओं को हल करने के लिए निरंतर उन्होंने प्रयास किया है, काम किया है। कांग्रेस ने सीएम योगी के बयान पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सीएम योगी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को या देश के प्रधानमंत्री को यही कहना चाहिए कि दंगा होगा क्यों। इसका दावा करना चाहिए कि मैं दंगा होने नहीं दूंगा। इसके बजाय चुनाव के टाइम पे पोलराइज करने के लिए फलाने का घर चलेगा तो फलाने का भी जलेगा और फलाने का नहीं जलेगा तो फलाने का भी नहीं जलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आगे आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बयानबाजी की है। इनको ये कहना चाहिए कि जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं कि किसी का भी कौन मुस्लिम जलाने जा रहा है हिंदू का, कौन हिंदू मुसलमानों को जलाने जा रहा है, कहाँ ऐसा हो रहा है? बिना बात का इतनी बड़ी बात खड़ा कर देना केवल ध्रुवीकरण है।
तो आइए आपको बताते हैं कि न्यूज 18 के मंच पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, जिसको लेकर विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। 1990 के बाद कांग्रेस विरोधी लहर में विभिन्न दलों को सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ। देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस के पाप से उब चुकी थी। उन्होंने कांग्रेस से किनारा कसा और अयोध्या में उस समय राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप समाजवादी पार्टी ने किया। प्रदेश को दंगों की आग में झोंका। तो केवल 1990 में ही नहीं, जब भी समाजवादी पार्टी को अवसर मिला, कोई व्यक्ति क्या अपने आप को सुरक्षित पाता था? आज मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार जब अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है, तो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो किसी भी पंथ और वर्ग से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति सुरक्षित है। याद रखना, दंगे जब होते हैं, अगर हिंदू का घर जलेगा तो मुसलमान का घर सुरक्षित थोड़े रहता है। अगर हिंदू का घर सुरक्षित है तो मुसलमान का घर भी सुरक्षित है। ये जो आप बोल रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, हमने दंगा मुक्त प्रदेश दिया। आप कह रहे हैं आपने दंगा मुक्त प्रदेश दिया। पिछली सरकारों ने दंगा युक्त प्रदेश दिया था। आरएलडी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो चुका है और जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि अगले 2-3 दिनों में उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। एसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा हो गई है। पहले चरण का जो नामांकन का आखिरी डेट है 21 तारीख है। कब तक आपकी लिस्ट आ जाएगी? 2-3 दिन में आ जानी चाहिए पहली सूची हमारी। समाजवादी पार्टी के साथ आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो कितनी सीट आरएलडी को मिलेंगी? पूरा सम्मान है हमारे मुद्दों पे और हमारे कार्यकर्ताओं का भी पूरा सम्मान रखा जाएगा और दोनों हमारी पार्टियां और भी जो घटक दल हमारे गठबंधन में शामिल हैं, सब मिलकर लड़ेंगे 403 से। नहीं, अगर उम्मीद की जाए तो मतलब कितने दिन के अंदर क्या आपकी मुलाकात अखिलेश जी से आज होने वाली है? नहीं, आज कोई मुलाकात नहीं। और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक इमरान मसूद पार्टी छोड़ सकते हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ताओं से आज बैठक करेंगे और फिर इस पर फैसला लेंगे। देखिए, मैंने कल कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है और कार्यकर्ताओं की मीटिंग के अंदर हम साथियों से मशवरा कर करके निर्णय लेने का काम करूंगा। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। जो दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो लड़ाई बन रही है, उस लड़ाई के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम करें, उसके लिए रणनीति बनाने का काम करेंगे। तो आपकी किस बात पर सहमति बनी है समाजवादी से? नहीं, अभी सहमति और असहमति की बात ही नहीं है। बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है, जो मैंने पहले दिन कहा था और जो अब भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है तो समाजवादी पार्टी चूँकि नंबर 1 पार्टी है विपक्ष के अंदर, तो मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा था और उसी बात को फिर आज दोहरा रहा हूँ। और बलरामपुर जिले में पुलिस ने तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में पूर्व सांसद रिजवान जहीर को गिरफ्तार किया है। हत्या की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने रिजवान की बेटी और दामाद को भी गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक विधानसभा चुनाव के टिकट में रोड़ा बनने की आशंका के चलते इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ठंड में नंगे पांव खड़े होकर ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों की परेशानी पर संज्ञान लेते हुए पीएम मोदी ने उनके लिए जूट से बने जूते भेजे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भेजे गए जूट के जूतों को मंदिर में सेवादारों, पुजारियों और सुरक्षा कर्मियों को बांटा गया। अधिकारियों ने बताया कि लकड़ी के खड़ाऊ को पहनकर ड्यूटी करना सभी के बस की बात नहीं है। इस परेशानी को देखते हुए पीएम ने कर्मचारियों को ये जूट का जूता भिजवाया है। विभिन्न स्रोतों से माननीय प्रधानमंत्री जी को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इस बात को ये गंभीरता से लिया और उन्होंने अपने स्वयं से खुद वहाँ से जूट के जो जूते बनते हैं उसका काफ़ी बड़ी संख्या में मंदिर को वहाँ से भेजा गया दिल्ली से, जिसका आज वितरण का कार्यक्रम हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, सीआरपीएफ के लोग हैं, हमारे पुजारी अर्चकगण हैं, उनको सबका वितरण किया गया है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।
प्रदेश की सबसे बड़ी मूर्ति और सबसे बड़ी पार्क परशुराम जी का हमारे प्रतिभा शुक्ला जो विधायक हैं और उनके माध्यम से लगा था। अभी कानपुर में परशुराम पार्क बना था, लखनऊ में भी राजाजीपुरम में 7-8 महीने पहले राजाजीपुरम में परशुराम चौक बना था। ये आप सीरीज में गिनवा रहे हैं कि कहां सबके लिए सम्मान देने का काम आप लोगों लेकिन ने उसके किया बाद लोगों ने किया उसको चर्चा का विषय आप लोगों ने यो बनाया कि बीजेपी की नकल लोग कर रहे हैं। मतलब आप साध कैसे नहीं पाए? अरे अब तो खैर सब सुलझ गया, सब परिवार सब एक हो गया, लेकिन कैसे नहीं समझ पाया? किसको नहीं समझ पाए? पार्टी में अंदर देखिए, समझने की कोई बात नहीं थी। हाँ, देखिए, मैंने हमेशा नेताजी का कहना माना है। हाँ। और परिवार में कोई झगड़ा भी नहीं और आज भी झगड़ा नहीं, झगड़ा तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अब नेताजी की बातों में आ गए। नेताजी बातों में आ गए। 2022 में आप कितना तैयार हैं 300 पार जाने के लिए? देखिए, केंद्रित नेतृत्व ने लक्ष्य 300 प्लस का रखा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि 300 पार की इस बार लड़ाई हम लोग 300 पार का लक्ष्य प्राप्त करेंगे और कार्यकर्ताओं के दम पर, जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर 300 पार अवश्य होगा इस राज्य के अंदर और बीजेपी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। सर, 2022 का चुनाव पहले के चुनाव से अलग होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने कह दिया कि अब वर्चुअल माध्यम से चुनाव प्रचार आप लोग कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वर्चुअली कितना स्ट्रांग है ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब चुनाव के ऐलान के बाद और ये कहने के बाद कि 15 जनवरी तक कोई रैली नहीं होगी, कोई पदयात्रा नहीं होगी, आपकी स्ट्रेटजी में क्या कोई बदलाव आया है? देखिए, चुनाव आयोग का मैं हृदय से स्वागत करता हूं जो निर्णय लिया है और जो भी गाइडलाइन दिए उनका हम लोग 100% पालन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश के नड्डा के नेतृत्व में जब कोरोना महामारी राज्य के अंदर फैला था बुरी तरह, तो उस समय हम लोगों के सामने आए कि अब संगठन का काम कैसे करेंगे। तो देश से लेकर बूथ स्तर तक लोग वर्चुअल से जुड़े और वर्चुअल संवाद हुआ, टेलीफोन से संवाद हुआ, लोगों से संवाद होने के बाद और पूरा राज्य के लोग सेवा में निकले और एक एक व्यक्ति का, यहां तक कि गरीब से गरीब कार्यकर्ता भी जो आह्वान हुआ, गरीब से गरीब कार्यकर्ता जनता जनार्दन के लिए, प्रवासियों के लिए, चाहे राशन का किट हो, चाहे भोजन का पैकेट हो, चाहे जूता चप्पल हो। और देश भर में आज से बूस्टर डोज का महाअभियान शुरू हुआ है। यूपी में भी इसकी शुरुआत हुई है। इसका जायजा लेने के लिए सीएम योगी लखनऊ के लालबाग स्थित कोविड कंट्रोल सेंटर पहुंचे। इस मौके पर सीएम योगी ने लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लेने की सलाह दी। वहीं सीएम योगी ने फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यूपी में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कि जिन्होंने कोरोना की डोज नहीं ली है वे कोरोना वैक्सीन जरूर ले लें। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 15 से लेकर 15 वर्ष की आयु से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन देना प्रारंभ किया और हर एक व्यक्ति में वैक्सीन, वर्तमान में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई चल रही है। पूरे देश के अंदर 150 करोड़ यानी 150 करोड़ लोगों ने अब तक कोरोना वैक्सीन की डोजेस ली हैं। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में अब तक हम 21 करोड़ 38 लाख से अधिक कोरोना की डोजेस दे चुके हैं, जिसमें अगर हम लोग प्रदेश के अंदर देखें तो फर्स्ट डोज 13 करोड़ 47 लाख 29 हजार से अधिक लोगों ने ले ली है। दोनों डोजेज प्रदेश के अंदर 7 करोड़ 91 लाख 46 हजार से अधिक लोगों ने ले ली है। 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों ने भी, 15 से 17 वर्ष की आयु के वर्ग के युवाओं ने भी बड़े पैमाने पर वैक्सीन की डोजेज ली हैं। और हम लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि 15 जनवरी तक 15 प्लस यानी 15 से 17 वर्ष के सभी बच्चों को हम वैक्सीन दे दें। और कानपुर में भी आज से कोरोना की तीसरी डोज की शुरुआत हो गई है।
कानपुर के मेडिकल कॉलेज समेत शहर के कई सेंटर्स पर आज बूस्टर डोज लगाए गए हैं। मेडिकल कॉलेज सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। कोरोना पर पूरी तरीके से अंकुश लगे, इसके लिए इसे सेक्टर वाइज बांटा गया, उसे फेज वाइज बांटा गया। अगर बात की जाए तो आज से फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाया जाएगा, जिसके बाद एक सेंटर पर मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ अपने नंबर का इंतजार करते हैं। अगर फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात की जाए, इसमें डॉक्टर्स हैं, स्वीपर्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, ऐसे तमाम लोग स्टाफ के हैं जो जिनको आज लगना है। और सबके अपने ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम से अगर हम बात की जाए इधर, तो आप देखिए कैसे डॉक्टर्स यहाँ बैठे और सबको एक एक करके लगा रहे हैं। हम सर से बात, सर फ्रंट लाइन वर्कर्स की बूस्टर थर्ड आज कैसे क्या देख रहे हैं सर? अभी फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 प्लस की बूस्टर डोज, जो उसको प्रिकॉशनरी डोज कहा जाता है, वो देने का आज से शुरू हुआ है। और लोग आ रहे हैं, उसमें बुक करा के भी आ रहे हैं और वॉक इन में भी आ रहे हैं। सर आपने लगाया? हाँ, मेरे लग गया है सर। आज मेरा फर्स्ट लग गया, थर्ड लग गया है मेरे आज। तो आपका बूस्टर डोज हो गया? जी जी सर। तो आपने देखा ये डॉक्टर हैं जिनका साफ कहना और मानना है कि शुरुआती इन्होंने कही कि फ्रंट लाइन वर्कर्स की जिस तरह बात की जा रही थी, तो फ्रंट लाइन वर्कर्स में वो डॉक्टर्स हैं जो अपनी जिंदगी को रिस्क लेके दूसरों की जिंदगियां बचा रहे हैं, उन्होंने भी इसकी शुरुआत कर चुकी है। यानी अगर बात की जाए कमोवेश हर सेंटर पर इसी तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। गोरखपुर में भी आज से कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगना शुरू हो गया है। गोरखपुर में सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ जो भी मतदान कर्मी है, उन्हें बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।